क्या आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हैं? या आपके दिल के किसी कोने में वो एक चुभने वाला रिग्रेट है कि काश मैंने वो डिसीजन अलग लिया होता, काश मैंने वो करियर चुना होता, या काश मैंने उससे शादी कर ली होती? अगर आज मैं आपको एक ऐसा मैजिक बटन दूं जिसे दबाते ही आप अपनी पुरानी गलतियों को मिटाकर वो जिंदगी जी सकें जिसका आपने हमेशा सपना देखा था, तो क्या आप वो बटन दबाएंगे? रुकिए, जवाब देने से पहले आज की कहानी सुन लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके रिग्रेट्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम बात करेंगे मैट हेग की मास्टरपीस द मिडनाइट लाइब्रेरी के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी हकीकत दिखाता है। कहानी है नोरा सीड की, जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और ईमानदारी से कहें तो हम सब कभी ना कभी नोरा जैसा महसूस करते हैं। तो चलिए बिना देर किए खोलते हैं दरवाजा द मिडनाइट लाइब्रेरी का। नोरा सीड 34 साल की है और उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। उसकी शादी टूट चुकी है, 2 दिन पहले उसकी जॉब छूट गई, उसका भाई उससे बात नहीं करता, और जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसकी बिल्ली वोल्टेयर, वो भी मर चुकी है। नोरा को लगता है कि वो इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ है। उसने अपने पिता का ओलंपिक स्विमर बनने का सपना तोड़ा, अपने मंगेतर डैन का दिल तोड़ा। उसे हर तरफ सिर्फ अपना फेलियर दिखाई देता है। वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में डूब जाती है कि उसे लगता है अब जीने का कोई मतलब नहीं। वो एक बहुत बड़ा और दर्दनाक फैसला लेती है, अपनी जिंदगी खत्म करने का। उसने ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खाई और आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो जाएगा और उसे शांति मिलेगी। लेकिन कहानी का असली रोमांच यहीं से शुरू होता है। जब नोरा की आंखें खुलती हैं, तो वो न स्वर्ग में होती हैं न नर्क में। वो एक अजीब सी धुंध में होती है जो एक विशाल लाइब्रेरी में बदल जाती है। जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ किताबें ही किताबें। वहां खड़ी है मिसेस एल्म, जो बचपन में नोरा के स्कूल की लाइब्रेरियन थी। मिसेस एल्म उसे बताती हैं कि वो इस वक्त लाइफ और डेथ के बीच में है। ये है द मिडनाइट लाइब्रेरी। यहाँ घड़ी की सुई हमेशा रात के 12 पर रुकी है। और ये करोड़ों किताबें नोरा की ही अलग अलग जिंदगियां हैं। हर एक किताब एक अलग संभावना है। अगर नोरा ने कोई अलग डिसीजन लिया होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती, ये किताबें वही दिखाती हैं। मिसेस एलम कहती हैं कि नोरा के पास अब एक सुनहरा मौका है। वो इनमें से कोई भी किताब चुनकर उस लाइफ को जी सकती है। अगर उसे वो जिंदगी पसंद आई तो वो हमेशा के लिए वहीं रह सकती है। नोरा को यकीन नहीं होता। उसके पास एक भारी काली किताब है, इन बुक ऑफ रिग्रेट्स, जिसमें उसके सारे पछतावे लिखे हैं। मैंने डैन से शादी नहीं की, मैंने स्विमिंग छोड़ दी, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। मिसेस एल्म कहती हैं कि अब वक्त है इन रिग्रेट्स को मिटाने का और अपनी परफेक्ट लाइफ ढूंढने का। सबसे पहले नोरा उस लाइफ को चुनती है जहां उसने अपने मंगेतर डैन से शादी की होती। उसे हमेशा लगता था कि शादी तोड़कर उसने डैन की और अपनी खुशियां छीन ली। वो किताब खोलती है और खुद को एक अलग दुनिया में पाती है। वहां वो और डैन एक पब चला रहे हैं। बाहर से ये एक परफेक्ट लाइफ लगती है, लेकिन जैसे ही वो वहां थोड़ा वक्त बिताती है, उसे कड़वा सच पता चलता है। डैन, जिसे वो अपना प्यार समझती थी, वो असल में उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। वो शराब पीता है, नोरा को नीचा दिखाता है और उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता है। नोरा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस शादी को तोड़ने का उसे इतना गहरा रिग्रेट था, वो फैसला असल में सही था। वो वहां खुश नहीं रह पाती और वापस द मिडनाइट लाइब्रेरी में आ गिरती है। यहां हमें पहला सबक मिलता है। हम अक्सर उन रास्तों के लिए पछताते हैं जो हमने नहीं चुने, क्योंकि हम अपने दिमाग में उस रास्ते को परफेक्ट बना लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। इसके बाद नोरा अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने का सोचती है। उसकी बिल्ली वोल्टेयर। उसे लगता था कि उसने बिल्ली का ख्याल ठीक से नहीं रखा, इसलिए वो मर गई। वो एक ऐसी लाइफ में जाती है जहां उसने बिल्ली को बहुत लाड प्यार से घर के अंदर ही रखा, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि बिल्ली फिर भी मर गई। क्यों? क्योंकि बिल्ली को एक लाइलाज बीमारी थी। नोरा चाहे कुछ भी कर लेती, उसका मरना तय था। यह नोरा के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। उसने सीखा कि हर बुरी चीज के लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। हम बेवजह खुद को कोसते रहते हैं कि मेरी वजह से यह हुआ, जबकि वो होना ही था। फिर नोरा अपने पिता के सपने की तरफ बढ़ती है। स्विमिंग। वो उस दुनिया में जाती है जहां वो एक ओलंपिक चैंपियन है। वहां उसके पास बेशुमार पैसा है और पूरी दुनिया उसे जानती है।
वो पोडियम पर खड़ी है, लेकिन जब वो अपने पिता को ढूंढती है तो पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है। और तो और उसकी माँ भी गुजर चुकी हैं। उसे पता चलता है कि स्विमिंग और ट्रेनिंग में इतना बिजी रहने की वजह से वो अपनी माँ के आखिरी पलों में उनके पास नहीं थी। वो सक्सेस उसे एकदम खोखली लगती है। वो अकेली है। उसे समझ आता है कि वो सक्सेस उसके पिता का सपना था, उसका नहीं। दूसरों के सपनों को जीकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। नोरा वहां भी नहीं रुक पाती और वापस लाइब्रेरी आ जाती है। अब नोरा का नजरिया बदलने लगता है। वो एक ग्लेशियोलॉजिस्ट बनकर आर्कटिक में जाती है, जहां उसे मौत का डर और जीने की चाहत दोनों महसूस होती है। वो एक रॉक स्टार भी बनती है, जहां उसके लाखों फैंस हैं, लेकिन उसका भाई ड्रग एडिक्ट बन चुका है और ओवरडोज से मर चुका है। नोरा को समझ आता है कि हर चॉइस की एक कीमत होती है। कोई भी लाइफ बिना दर्द के नहीं है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसे एक ऐसी लाइफ मिलती है जो उसे एकदम परफेक्ट लगती है। इस लाइफ में वो रयान नाम के एक नेक इंसान के साथ शादीशुदा है। वो फिलॉसफी पढ़ाती है जो उसे पसंद है। और सबसे बड़ी बात, इस लाइफ में उनकी एक बेटी है, मॉली। नोरा ने कभी मां बनने का नहीं सोचा था, लेकिन मॉली से मिलते ही उसे गहरा प्यार हो जाता है। उसका परिवार खुशहाल है, घर सुंदर है, सब कुछ एक हैप्पी एंडिंग जैसा है। नोरा को लगता है कि उसे अपनी जगह मिल गई। वो हफ्तों महीनों तक वहां रहती है। वो लाइब्रेरी को भूलने लगती है। उसे लगता है बस यही वो जिंदगी है जिसके लिए वो बनी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, एक अजीब सी फीलिंग उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। उसे याद आता है कि ये जिंदगी उसने अर्न नहीं की है। ये यादें, ये रिश्ते, ये प्यार उस दूसरी नोरा का है जिसने ये चॉइसेस ली थी। हमारी नोरा तो बस एक मेहमान है जिसने किसी और की जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। उसे ये बात कचोटने लगती है कि वो मौली की असली मां नहीं है, क्योंकि उसके पास मौली के बचपन की यादें नहीं हैं। वो एक बनी बनाई जिंदगी में आकर बैठ गई है। वो एक इम्पोस्टर है। और तभी मिसेस एल्म उसे चेतावनी देती हैं कि अगर वो यहां ज्यादा देर रही और उसे अपनी असली हकीकत याद आ गई तो ये दुनिया बिखर जाएगी। और वही होता है। नोरा को अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी रूट लाइफ याद आने लगती है। उसे अपने भाई की याद आती है। उसे महसूस होता है कि भले ही ये लाइफ परफेक्ट है, पर ये उसकी नहीं है। ये एक झूठ है। वो वापस लाइब्रेरी में खींची चली आती है। ये नोरा के लिए सबसे दर्दनाक पल होता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी मौली को छोड़ना पड़ता है। वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसे वापस आना ही पड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी को जी नहीं सकते। हमें अपनी ही जिंदगी को जीना और संवारना होता है, चाहे वो कितनी भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो। जब नोरा वापस लाइब्रेरी में आती है तो लाइब्रेरी ढह रही होती है। आग लग रही होती है। नोरा का जीने का जज्बा अब वापस अपनी असली दुनिया में जाने के लिए बेताब है। मिसेस एल्म कहती हैं कि फैसला लो। नोरा को समझ आता है कि उसे कोई नई जिंदगी नहीं चाहिए। उसे कोई बिना दुहक वाली लाइफ नहीं चाहिए। उसे पोटेंशियल चाहिए। उसे संभावना चाहिए। उसने इतनी जिंदगियां जी और देखा कि वो क्या क्या बन सकती है। वो रॉक स्टार हो सकती है, वो साइंटिस्ट हो सकती है, वो माँ हो सकती है। उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। वो जिंदगी की खिलाड़ी है, कोई मोहरा नहीं। अंत में नोरा एक बहुत पावरफुल बात समझती है। हमें जिंदगी को समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसे जीने की जरूरत है। हम जिंदगी का मतलब ढूंढने में जीने का वक्त गंवा देते हैं। उसकी जो रूट लाइफ है, जिसे वो नफरत करती थी, वो खराब नहीं है, बस अभी थोड़ी मैसी है। और मैसी होना ठीक है। गंदगी, दर्द, खुशी, आंसू, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। नोरा चिल्लाती है, मैं जीना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू लिव। और वो लाइब्रेरी टूटकर बिखर जाती है। नोरा की आंखें खुलती हैं। वो हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि अपने उसी कमरे में है। उसकी हालत खराब है, लेकिन वो जिंदा है। उसने वक्त रहते मदद मांग ली थी। जब वो रिकवर हो रही होती है तो उसका नजरिया बदल चुका होता है। प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। जॉब नहीं है, बिल्ली मर चुकी है, लेकिन अब नोरा के अंदर से वो रिग्रेट का पहाड़ हट चुका है। उसने अपने भाई को फोन किया। उनके बीच की बरसों की खामोशी टूटी। उसने भाई से कहा कि वो उसे प्यार करती है, और कभी कभी जिंदगी में एक नई शुरुआत के लिए सिर्फ इतना कह देना ही काफी होता है। कहानी के अंत में नोरा मिसेस एल्म से असल दुनिया में मिलती है, जो एक वृद्धाश्रम में रहती हैं। वे शतरंज खेलती हैं। नोरा को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है, लेकिन उसके पास कल है। और जब तक कल है, सब कुछ बदलने की ताकत है। नोरा ने सीख लिया कि जिंदगी को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपना बनाने की जरूरत है। दोस्तों, द मिडनाइट लाइब्रेरी का सबसे बड़ा सबक यही है कि काश और अगर में जीना बंद करो।
मैट हेग हमें बताते हैं कि जिस लाइफ को हम अभी जी रहे हैं वही बेस्ट लाइफ है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें बदलाव की गुंजाइश है। दूसरी लाइफ में भी नए प्रॉब्लम्स होंगे। भागना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है अपनी आज की हकीकत को गले लगाना। वो कहते हैं ना कि घास दूसरी तरफ हमेशा हरी लगती है, लेकिन असलियत ये है कि घास वहां हरी होती है जहां हम उसे पानी देते हैं। आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते, आपका करियर, ये वो बागीचा है जिसे आपको पानी देना है। रिग्रेट वो झर है जो इसे सूखा देता है। नोरा ने अनंत जिंदगियां जी, लेकिन सुकून उसे अपनी उसी टूटी फूटी जिंदगी में मिला, क्योंकि वो उसकी अपनी थी। उसमें उसका अपना संघर्ष था, उसकी अपनी जीत थी। तो अगर आप भी जिंदगी के किसी मोड़ पर अटके हैं, तो याद रखिए नोरा सीड को। आपकी जिंदगी की किताब का अंत अभी नहीं लिखा गया है। पन्ने बाकी हैं और पेन आपके हाथ में है। आप जब चाहें अपनी कहानी बदल सकते हैं, किसी जादुई लाइब्रेरी में जाकर नहीं, बल्कि आज अभी एक छोटा सा सही फैसला लेकर। जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपको द मिडनाइट लाइब्रेरी जाने का मौका मिले, तो आप कौन सा एक रिग्रेट बदलना चाहेंगे? क्या आप कोई रिश्ता बचाते या कोई रिस्क लेते? अपने दिल की बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि लिखने से मन का बोझ हल्का होता है। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।